Hello friends, welcome our YouTube channel एग्ज़ाम स्टडी विथ आरजे। वीडियो के आज के सेशन में हम लोग भौगोलिक विचारधारा से संबंधित ब्रिटिश भूगोलवेत्ता, अमेरिकन भूगोलवेत्ता और भारत में भूगोल के विकास को पढ़ेंगे। इसके पहले की वीडियो में हम लोगों ने भौगोलिक विचारधारा के अंतर्गत यूनानी, रोमन, अरबी, जर्मन और फ्रांसीसी भूगोलवेत्ताओं के बारे में पढ़ा। आज के वीडियो में हम लोग ब्रिटिश भूगोलवेत्ता और अमेरिकन भूगोलवेत्ता और भारत में भौगोलिक विचारों को पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं। यह जो विचारधारा है भूगोल विषय से संबंधित शिक्षक भर्ती जैसे टीजीटी, पीजीटी, नेट, सेट, जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर और अदर स्टेट के शिक्षक भर्ती की परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। बार बार किताब, उसका प्रकाशन का वर्ष पूछ लेता है। जो विचारक हैं उनके विचारों को पूछ लेता है कि यह विचारक किस विचार से संबंधित रहा है। जैसे कि रेडजेल के बारे में पूछ सकता है कि ये किस विचारधारा से संबंधित है, तो नियतिवादी विचारधारा। तो इसी प्रकार बहुत सारे जो क्वेश्चन बनते रहते हैं और यह एकेडमिक एग्ज़ाम की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए हम लोग देर न करते हुए तुरंत जो है कि इसको देखते हैं। ब्रिटिश भूगोलवेत्ता ब्रिटेन में भूगोल के विकास में रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी का महत्वपूर्ण स्थान रहा है और योगदान भी है। इसकी स्थापना सन 1930 ईस्वी में हुई थी। इसके जो सचिव थे जॉन स्कॉट कैल्टी थे। अब इससे देखिए 3 सवाल बन गए कि ब्रिटेन रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी कहाँ पे रहा है, तो ये ब्रिटेन में रहा है। और भूगोल के विकास करने में रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। इसकी स्थापना कब हुई, तो सन 1930 में हुई। और इसके जो सचिव बने पहली दफ़ा कौन थे, तो जॉन स्कॉट कैल्टी थे। ठीक है, आइए अब आगे देखते हैं हम लोग ब्रिटिश भूगोलवेत्ताओं के बारे में। हाफोर्ड जॉन मैकिंडर, ये मैकिंडर जिसे हृदय स्थल सिद्धांत के प्रणेता के रूप में भी माना जाता है, तो स्कूल ऑफ जियोग्राफी के प्रथम प्रोफेसर थे। और ये जो स्कूल ऑफ जियोग्राफी है वहीं द रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी है ना में ही सर्वप्रथम 1899 में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में स्कूल ऑफ जियोग्राफी की स्थापना हुई थी। तो वहीं स्कूल ऑफ जियोग्राफी के ये प्रथम प्रोफेसर थे। इनकी रचनाएं हैं ब्रिटेन और ब्रिटिश सागर 1902 में इन्होंने यह पुस्तक लिखा। इतिहास की भौगोलिक धुरी, ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट पुस्तक है इनकी, जो 1904 में प्रकाशित हुई थी। द जियोग्राफिकल पाइवट ऑफ हिस्ट्री 1904, इसी को इतिहास की भौगोलिक धुरी के नाम से भी जाना जाता है। अगला पुस्तक है इनका लोकतांत्रिक आदर्श एवं यथार्थ 1919 में आया था। राष्ट्र और आधुनिक विश्व 1924 में आया हुआ था। गोल विश्व एवं शांति की विजय 1943 में आया। इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण थ्योरी दिया था जिसका नाम था हार्टलैंड थ्योरी या हृदय स्थल सिद्धांत 1904 में आया। और अपने द जियोग्राफिकल पाइवट ऑफ हिस्ट्री पुस्तक में इन्होंने हार्टलैंड थ्योरी को दिया था। अब बात करते हैं हम लोग हार्टलैंड थ्योरी या हृदय स्थल सिद्धांत। तो इन्होंने हृदय स्थल सिद्धांत में ये कहा था कि जो व्यक्ति यूरोप पे शासन करता है वो पूरे कह सकते हैं कि विश्व पे शासन करता है, और जो व्यक्ति विश्व पे शासन करता है, चूँकि इसी तरह के कोई वक्तव्य था, इनका स्टेटमेंट था, हमको हालांकि सटीक नहीं याद आ रहा है, कोई नहीं। अब हम लोग आगे देखते हैं। एजे हर्बर्टसन 1865 से 1915,
तो बार्थोलोमियो द्वारा प्रकाशित मौसम विज्ञान की मानचित्रावली एटलस ऑफ मेट्रोलॉजी के सहलेखक थे। भूगोल के विषय क्षेत्र एवं शैक्षणिक उपागम पर इन्होंने अभिनव चर्चा किया। बृहद प्राकृतिक प्रदेश, इन्होंने क्रमबद्ध भूगोल में एक निबंध लिखा 1905 में। मानव और उसका कार्य 1911 में इनकी ये पुस्तक प्रकाशित हुई। ब्रिटिश झीलों का भौगोलिक सर्वेक्षण, प्राकृतिक प्रदेश, भूगोल का एक क्रमबद्ध उपागम। 1911 में प्रकाशित मानव और उसका कार्य नामक पुस्तक में हर्बर्टसन ने प्रदेशों और मानव के बीच संबंधों की व्याख्या की। आगे है पैट्रिक गेटिस 1854 से 1934। मानव समुदायों के लिए स्थान कार्यलोक यानी प्लेस, वर्क और फॉल्क पद्धति का प्रतिपादन सर्वप्रथम पैट्रिक गेटिस ने ही किया था। पैट्रिक गेटिस को ब्रिटेन में प्रादेशिक सर्वेक्षण, प्रादेशिकरण और व्यावहारिक भूगोल का संस्थापक माना जाता है। तो जो पैट्रिक गेटिस थे, इन्हें ब्रिटेन में व्यवहारिक भूगोल का संस्थापक और प्रादेशिक सर्वेक्षण का संस्थापक माना जाता है। तो ये नोट करने वाली बातें हैं। नेक्स्ट है, पैट्रिक गेटिस ने सर्वप्रथम सन नगर या कोनरवेशन शब्दावली का प्रयोग किया। बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो परीक्षा की दृष्टि से बार बार यह प्रश्न बनता रहता है कि पैट्रिक गेटिस ने, या ऐसे सवाल बन जाता है कि सन नगर या कोनरवेशन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, या एक कूट अकूट करके दे देता है मिलान करने के लिए, तो कोनरवेशन ने किया था। अब इसके आगे है हर्बर्ट जॉन फ्ल्यूर 1877 से 1968 तक। फ्ल्यूर ने सर्वप्रथम 1918 में पश्चिमी यूरोप में मानव भूगोल नामक पुस्तक प्रकाशित की, जिसमें मानव प्रदेशों की संकल्पना का विवरण दिया गया है। इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं, बहुत सारी पुस्तकें इन्होंने लिखा। पश्चिमी यूरोप में मानव भूगोल 1918 में आया, यूरोप के लोग 1922 में, इंग्लैंड एवं वेल्स की प्रजातियां 1932, मानव प्रजातियां 1927, फ्रांसीसी जीवन एवं इसकी समस्याएं 1942, काल के पथ 1958, यूरोप में मानव का प्रतीक इतिहास 1951 से 1958, मानव प्रदेश 1919 में, समाज का भौगोलिक अध्ययन और समस्या, परिवर्तनशील विश्व में भौगोलिक चिंतन, त्वचा वर्ण के प्रकारों का वितरण आदि इन्होंने कई रचनाएं की। अब इसके बाद है लॉरेंस डडले स्टाम्प, इनको LD स्टाम्प भी कहा जाता है। तो इसी LD स्टाम्प का पूरा नाम है लॉरेंस डडले स्टाम्प। तो लॉरेंस डडले स्टाम्प को भूमि उपयोग प्रणाली की महान देन माना जाता है। तो भूमि उपयोग प्रणाली को स्टाम्प की एक महान देन भी माना जाता है। इनके जो प्रमुख ग्रंथ रहे इस प्रकार है: ग्रोजरी ऑफ जियोग्राफिकल टर्म्स, भौगोलिक शब्दावलियाँ, द जियोग्राफी ऑफ लाइफ एंड डेथ, जीवन और मृत्यु का भूगोल, ये इनकी प्रमुख पुस्तक रही है। ए हैंडबुक ऑफ कमर्शियल ज्योग्राफी, चिकित्सा भूगोल के कुछ पक्ष। उसके आगे है ब्रिटेन का भूमि, इसका उपयोग एवं दुरुपयोग, कल के लिए भूमि, अल्प विकसित विश्व, ये भी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। ब्रिटिश द्वीप समूह, भौगोलिक एवं आर्थिक सर्वेक्षण। उसके बाद है हमारा विकासशील विश्व, अनुप्रयुक्त भूगोल, भौतिक भूगोल एवं भूविज्ञान, भौगोलिक शब्दकोश, शुष्क प्रदेशों में भूमि उपयोग का इतिहास, एशिया प्रादेशिक एवं आर्थिक भूगोल, अफ्रीका उष्णकटिबंधीय विकास में एक अध्ययन। अब इसके आगे बुलरिज, SW बुलरिज 1900 से लेकर के 1963 तक। तो इन्होंने द फिजिकल बेसिक्स ऑफ जियोग्राफी विथ मॉर्गन, यानी कि द फिजिकल बेसिक्स ऑफ जियोग्राफी की रचना इन्होंने मॉर्गन के साथ किया। कब किया? 1937 में किया। यानी कि भूगोल के भौतिक आधार की रचना इन्होंने 1907 में मॉर्गन के सहयोग के साथ किया। द स्पिरिट एंड पर्पस ऑफ जियोग्राफी, ये भी बहुत इनकी अच्छी पुस्तक मानी जाती है और यह भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। द स्पिरिट एंड पर्पस ऑफ जियोग्राफी 1951 में यह पुस्तक आई थी। भूगोल की आत्मा और उद्देश्य। अब इसके बाद तीसरा है भूगोलवेत्ता एक वैज्ञानिक। अब आते हैं हम लोग पीटर हैगेट में। पीटर हैगेट तो लोकेशनल एनालिसिस इन ह्यूमन जियोग्राफी, इनकी पुस्तक आई थी सन 1950 में।
जियोग्राफी ए मॉडल सिंथेसिस पुस्तक आई थी 1975 में। मानव भूगोल में स्थिति विश्लेषण 1950 में। भूगोल एक आधुनिक संश्लेषण 1975 में। सॉरी देखिए ये है आपका 1975, ये रहा 1965 था, है ना, मैंने 50 बोला जो, तो ये आपका 1965 रहेगा, ये 1975। हैगेट और सोल्ले के द्वारा मिलकर लिखी गई पुस्तकें, इनकी निम्नलिखित पुस्तकें हैं। भूगोल में प्रतिमान, मॉडल्स इन जियोग्राफी, ये परीक्षाओं में बहुत पूछा जाता है कि मॉडल्स इन जियोग्राफी नामक पुस्तक किसने लिखा, तो 1967 में जो है कि पीटर हैगेट और सोल्ले ने दोनों ने मिल करके लिखा। सामाजिक आर्थिक भूगोल में प्रतिमान, भौतिक और सूचना भूगोल में प्रतिमान 1960 में आया था। इंटीग्रेटेड मॉडल्स इन जियोग्राफी 1969 और फ्रंटियर्स इन जियोग्राफिकल टीचिंग 1975 में इनकी पुस्तक आई थी। अब इसके बाद अन्य ब्रिटिश भूगोलवेत्ता में जैसे न्यूब गिनी है, कौन है, न्यूब गिनी है, तो भूमध्य सागरीय भूमि, मनुष्य और प्रकृति पर उनका विजय। सीडी फोर्ड है, आवास, अर्थव्यवस्था और समाज। पीसीएम राक्सबी है, मानव प्रदेश की संकल्पना। लुईस मम्फोर्ड, मुख्य योगदान नगरीय भूगोल में रहा है। ये देखिए लुईस मम्फोर्ड, इनका मुख्य योगदान नगरीय भूगोल में रहा है। इन्होंने नगरीय भूगोल की 6 अवस्थाओं का वर्णन किया, जिसमें इयोपोलिस, पोलिस, मेट्रोपोलिस, मेगालोपोलिस, टारेनोपोलिस और नेक्रोपोलिस। इन्होंने नगरीय अवस्थाओं को 6 भागों में बताया था। कौन, लुईस मम्फोर्ड। और कभी यदि आप लोग इलाहाबाद जाइएगा तो इलाहाबाद में एक स्थान का नाम है और इन्हीं के नाम पर वो स्थान का नाम है लुईस मम्फोर्ड, यानी कि लुईस मम्फोर्ड के नाम पर ही वहाँ का नाम है मम्फोर्डगंज, ठीक है ना। आइए, रॉबर्ट ई डिकिंसन, सिटी रीजन एंड रीजनलाइजेशन, द वेस्ट यूरोपियन सिटी। इसके बाद जॉन ई क्लार्क, जनसंख्या भूगोल की पाठ्य पुस्तक। रिचर्ड जे सोर्ले, 8वां सीबी फासेट, सन नगर की संकल्पना का विस्तृत विवेचना किया था सीबी फासेट ने। तो देखिए जिस पर मैं पेन का यूज कर दे रहा हूँ रेड पेन से, तो समझिए कि वो कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट हो सकता है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं अमेरिकी भूगोलवेत्ता। सर्वप्रथम अब यहाँ से बात करते हैं डेविस का। तो डेविस ने अपर्दन चक्र की संकल्पना को दिया था और यूएसए के मोंटाना प्रांत के संदर्भ में इन्होंने अपना अपर्दन चक्र का संकल्पना दिया। ये एक निश्चयवादी थे। कैसे थे, निश्चयवादी थे। डार्विन के बहुत बड़े समर्थक भी थे। मानव भूगोलवेत्ताओं के आलोचक थे। मानव भूगोलवेत्ताओं के ये क्या थे, आलोचक थे। अपर्दन चक्र की संकल्पना में समय को अधिक महत्व दिया इन्होंने। अमेरिका में प्रमुख भूगोलवेत्ता या भूगोल के संस्थापक के रूप में भी ये माने जाते हैं। तो अमेरिका में प्रमुख भूगोलवेत्ता या भूगोल के संस्थापक के रूप में माने जाते हैं कौन, डेविस। लेकिन जो प्रमुख अमेरिकी भूगोलवेत्ता रहे हैं, है ना, उनका नाम देखिए मुझको याद नहीं आ रहा है। ये पीजीटी 2021 की परीक्षा में पूछा गया सवाल था, आएगा भी तो मालूम हो जाएगा। डेविस के शिष्य थे मार्क जेफरसन और हंटिंगटन, ठीक है। मार्क जेफरसन और हंटिंगटन ये डेविस के शिष्य रहे हैं। जेफरसन संभववादी थे। ये मानव भूगोलवेत्ता थे। पृथ्वी पर मानव है, न कि पृथ्वी और मानव, यानी कि पृथ्वी पर मानव है, न कि पृथ्वी और मानव। मार्क जेफरसन ने प्रमुख नगर की संकल्पना को दिया था। देखिए ये इम्पॉर्टेंट है। प्रमुख नगर या प्राइम सिटी की संकल्पना किसने दिया, तो मार्क जेफरसन ने दिया था। केंद्रीय स्थल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग भी इन्होंने ही किया था। केंद्रीय स्थल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम मार्क जेफरसन ने किया था, जबकि केंद्रीय स्थल सिद्धांत क्रिस्टालर के द्वारा दिया गया था। रेलवे को सभ्य बनाना है, रेलवे के विकास के द्वारा सभ्यता को विकसित करना चाहते थे। देखिए ये क्वेश्चन अभी BA 6 सेमेस्टर की जियोग्राफिकल थॉट में यह क्वेश्चन पूछा गया था कि रेलवे को सभ्यता का विकास किसने कहा। मैं इस वीडियो के लिंक में वो जो क्वेश्चन पेपर है BA 6 सेमेस्टर का, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं वो लिंक डाल दूँगा। आप लोग उस पेपर का भी एक बार अध्ययन कर लेंगे तो बहुत ज़्यादा सहयोग हो जाएगा आप लोग का। अब उसके आगे यहाँ पे हंटिंगटन को देखते हैं। यह एक निश्चयवादी थे, जलवायु विज्ञानवेत्ता थे। हमबोल्ट ने जलवायु विज्ञान शब्द को दिया था, तो हंटिंगटन ने जलवायु विज्ञान को विकसित किया।
ठीक है ना। हमबोल्ट ने जलवायु विज्ञान शब्द दिया तो हंटिंगटन ने उस जलवायु विज्ञान को क्या किया था, विकसित किया था। सिविलाइजेशन एंड क्लाइमेट इनकी सबसे प्रमुख पुस्तक रही है। किसकी पुस्तक है? हंटिंगटन की पुस्तक है सिविलाइजेशन एंड क्लाइमेट, यानी कि सभ्यता और जलवायु इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक रही है, जिसमें इन्होंने बताया कि सभ्यता का विकास जलवायु के प्रभाव से ही होता है। और ये बिल्कुल सत्य बात है कि जहाँ जहाँ भी सभ्यता विकसित हुए हैं वहाँ की जलवायु जो है वो उष्ण से उपोष्ण तक रही है, चाहे वो सिंधु घाटी की सभ्यता हो, चाहे मेसोपोटामिया की सभ्यता हो, चाहे सुमेरियन की सभ्यता हो, चाहे बेबीलोनियन की सभ्यता हो। देखिए तो ये सभी प्रदेश उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में ही आते हैं, न कि शीत कटिबंध या शीतोष्ण कटिबंध में आते हैं। तो कहीं ना कहीं सभ्यता को प्रभावित और विकसित करने का मुख्य कारण क्या करता है? जलवायु करता है। इसी चीज़ को इन्होंने बताया था कि सभ्यता का विकास जलवायु के प्रभाव से होता है। समशीतोष्ण क्षेत्रों के लोग धनी होते हैं, ऐसा इन्होंने बताया, धनी और अच्छे होते हैं। उस कटिबंधीय क्षेत्रों के लोग गरीब होते हैं। पल्स ऑफ एशिया, इन्होंने एक और पुस्तक लिखी जो बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है, पल्स ऑफ एशिया, यानी कि एशिया की नाड़ी। ये एशिया की नाड़ी इन्होंने पुस्तक लिखा जिसमें इन्होंने जनजातियों के प्रवचन के बारे में बताया। और इनकी एक पुस्तक थी प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी। प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी भी इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक रही है। और फिर अगली पुस्तक रही है इनकी मेन सोर्सेस ऑफ सिविलाइजेशन। तो देखिए, सिविलाइजेशन एंड क्लाइमेट, मेन सोर्सेस ऑफ सिविलाइजेशन, अ पल्स ऑफ एशिया और प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी, इनकी ये 1, 2, 3, 4 पुस्तक ये बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। आप लोग इसको ज़रूर याद कर लीजिएगा। सभ्यता साधारणतः जलवायु प्रतिकूल की उपज है, ऐसा हंटिंगटन ने बताया था कि जो सभ्यता है वो साधारणतः जलवायु प्रतिकूल की उपज है, ऐसा हंटिंगटन ने बताया। इलान बैरोज भूगोल को मानव परिस्थितिकी के रूप में बताया था, है ना। तो जो बैरोज थे, तो बैरोज ने भूगोल को मानव परिस्थितिकी के रूप में बताया है। और हाँ, इसके पहले का वीडियो मैं YouTube चैनल पे अपने अपलोड कर दिया हूँ, आप लोग वहाँ से भी जाकर के इसका पहला पार्ट देख लीजिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उस पहले पार्ट का लिंक भी जो है कि यहाँ पर डाल दूँगा। अब उसके बाद है ईसा बोमेन। तो जो ईसा बोमेन थे ये अपने प्रारंभिक काल में निश्चयवादी थे, बाद में संभववादी हो गए थे, इसलिए इन्हें व्यवहारिक संभववादी कहा जाता है। इन्हें व्यवहारिक संभववादी कहा जाता है। इनकी पुस्तक थी पायनियर फ्रिंज, तो यही इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है पायनियर फ्रिंज और न्यू वर्ल्ड, नई दुनिया। ये दोनों पुस्तक इनकी इम्पॉर्टेंट है, तो इन दोनों पुस्तकों को आप लोग जरूर अच्छे से याद कर लीजिएगा। मानव स्वयं को बदल रहा है, साथ ही साथ विश्व को भी उसके साथ चलकर बदल रहा है, ये जो है कि इन्होंने कहा था। किसने? ईसा बोमेन ने कहा था। अब एलिन चर्चिल सेम्पुर आती हैं। तो सेम्पुर रेडजेल की प्रमुख शिष्या थी, ये निश्चयवादी थी, मानव भूगोलवेत्ता थी। रेडजेल की प्रमुख पुस्तक एंथ्रोपोजियोग्राफी के प्रथम खंड से ये बहुत प्रभावित हुई थी और इन्होंने अमेरिका में निश्चयवाद का प्रचार प्रसार भी किया था। रेडजेल के राज्य की जैविक संकल्पना से सहमत नहीं थी। इस संकल्पना का प्रतिपादन रेडजेल ने पॉलिटिकल ज्योग्राफी में किया था, यानी कि यह राज्य की जैविक संकल्पना का प्रतिपादन रेडजेल ने पॉलिटिकल ज्योग्राफी में किया था। ठीक है। अब इसके बाद मानव प्रकृति की आज्ञा मानकर ही उसे आदेश देता है। पृथ्वी ने उसे समस्या दी है तो उसका हल भी बता दिया है। मानव भूगोल अस्थायी पृथ्वी और चंचलशील मानव के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। मानव भूगोल की यह परिभाषा कुमारी एलेन चर्चिल सेम्पुर के द्वारा दी गई है, जो एक बहुत ही सुप्रसिद्ध परिभाषा है और परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है कि मानव भूगोल अस्थायी पृथ्वी और चंचलशील मानव के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। यह परिभाषा किसने कहा? इन्होंने चर्चिल सेम्पुर ने जियोग्राफिकल इन्फ्लुएंसेस इन इन्वायरमेंट नामक पुस्तक की रचना 1911 में किया था। कब किया था? 1911 में किया था। और ये इन्होंने अपने इस पुस्तक का जो रचना किया था, तो वो जो रचना किया इन्होंने, तो एंथ्रोपोजियोग्राफी के प्रथम खंड से प्रभावित होकर के इन्होंने किया था। और इस पुस्तक के प्रथम पृष्ठ में ही इन्होंने बताया था कि मानव पृथ्वी की उपज है। किस पुस्तक के? अपने पुस्तक जियोग्राफिकल इन्फ्लुएंसेस इन इन्वायरमेंट, यानी कि भौगोलिक पर्यावरण में पर्यावरण का भौगोलिक प्रभाव नामक पुस्तक 1911 में, चर्चिल सेम्पुर की 1911 में यह पुस्तक आई। और इस पुस्तक में इन्होंने मानव पृथ्वी की उपज है और पृथ्वी के धूल से ही मानव की उत्पत्ति हुई है, ऐसे स्टेटमेंट इन्होंने दिया था। अब इसके बाद हाँ देखिए, मैंने वो जो एक मैकिंडर का स्टेटमेंट था वो यहाँ पे स्टेटमेंट मिल गया है।
तो देखिए, जो हृदय स्थल पर शासन करेगा वह विश्व द्वीप पर शासन करेगा, जो विश्व द्वीप पर नियंत्रण रख लेगा वह पूरे विश्व पर अपना अधिकार कर लेगा। यही इनका एक स्टेटमेंट रहा है। ये मैकिंडर का हृदय स्थल सिद्धांत है। अब इसके बाद चीज होम या चेस होम आते हैं। ये एक वाणिज्यिक भूगोलवेत्ता थे। ये कमर्शियल ज्योग्राफी ऑफ वर्ल्ड इनकी एक पुस्तक रही है। पीटर हैगेट और चोर्ले, इन दोनों का संबंध भूगोल में लोकेशनल एनालिसिस से है। लोकेशनल एनालिसिस के प्रतिपादक पीटर हैगेट है। लोकेशनल एनालिसिस मतलब स्थानिक विश्लेषण के प्रतिपादक भूगोल में पीटर हैगेट रहे हैं। लोकेशन एनालिसिस इन ह्यूमन जियोग्राफी और जियोग्राफी ए मॉडर्न सिंथेसिस नामक पुस्तक इनकी प्रसिद्ध है। तो ये 2 पुस्तक इनकी है। अब उसके बाद आते हैं पैट्रिक गेडिस। अच्छा, ये सब तो हो ही गया है ना अभी। रूसी भूगोलवेत्ता है, तो ये कोई बहुत विशेष नहीं है, आप देख लीजिए। अब वैसे ही मैं एक सरसरी निगाहों से बता दे रहा हूँ आप लोग को थोड़ा सा। तो रूसी भूगोलवेत्ता में लोमोनोसोव 1765, ये रूस के प्रथम भूगोलवेत्ता थे जिन्होंने 18वीं शताब्दी में रूस में भूगोल की आधारशिला रखी थी। किसने? लोमोनोसोव ने। और 1763 में पृथ्वी का संस्तर नामक पुस्तक प्रकाशित किए। लोमोनोसोव प्रथम विद्वान थे जिन्होंने सर्वप्रथम आर्थिक भूगोल का नामकरण किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि आर्थिक भूगोल का नामकरण किसने किया था, तो लोमोनोसोव ने किया था। ये एक जो है कि रूसी भूगोलवेत्ता थे, तो आर्थिक भूगोल का नामकरण लोमोनोसोव ने किया था। उसके पहले आर्थिक भूगोल के नाम से नहीं जानी जाती थी, बल्कि वाणिज्यिक भूगोल के रूप में वो जाना जाता था। तो वाणिज्यिक भूगोल को ही आगे चल करके एक आर्थिक भूगोल का नाम दिया गया, जो लोमोनोसोव के द्वारा दिया गया था। तो सर्वप्रथम इन्होंने आर्थिक भूगोल शब्दावली का प्रयोग किया। अब इसके बाद है पीटर क्रोपोत्किन। तो कोई ये बहुत विशेष चीज़ नहीं है। बीबी डोकुचावेव, तो रूस की चरनोजम मिट्टी, रूस की वनस्पति, प्राकृतिक संसाधनों का आर्थिक मूल्यांकन। फिर निकोलाई वरांस्की, डीएनए अनुचीन। अब अनुचीन को देख लीजिए, डीएन अनुचीन। तो डीएन अनुचीन 1843 से 1923 तक। 1894 में भूगोल की वार्षिक पत्रिका एनाल्स डी जियोग्राफी का प्रकाशन किया। अकादेमिशियन IP सिमो, तो सोवियत भूगोल उपलब्धियाँ एवं कार्य, रूस का ये सब नहीं है। वहीं जो लोमोनोसोव है वहीं सबसे महत्वपूर्ण रहे हैं और रूसी भूगोलवेत्ता में। अमेरिकी भूगोलवेत्ता तो हो ही गया है। ये PDF 2 बार लग रहा बन गया है। अमेरिकी भूगोलवेत्ता में ईसा बोमेन हो गए थे, लेकिन ये ग्रिफिथ टेलर नहीं हुआ था। हाँ, तो ग्रिफिथ टेलर का जन्म सन 1880 में लंदन में हुआ था। ये अमेरिकी ही है ना, अमेरिकी। मैं लिख दे रहा हूँ, देखिए कितनी अच्छी राइटिंग में लिखा हूँ मैं, अमेरिकी। तो ये ग्रिफिथ टेलर 1880 से 1963 तक। जन्म इनका 1880 में लंदन में हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया में हुआ। इनकी रचनाएं एवं पुस्तक इस प्रकार हैं। तो जो प्रमुख पुस्तक है, देखिए ये देखिए, प्रजाति भूगोल इनकी प्रमुख पुस्तक रही है। और इसके अलावा 20वीं शताब्दी में भूगोल, ये प्रमुख पुस्तक है इनकी। तो ये 2 इनकी प्रमुख पुस्तक रही है। टेलर ने प्रवास कटिबंध सिद्धांत दिया था, तो इस सिद्धांत को देख लीजिए। ग्रिफिथ टेलर ने 1919 में मानव प्रजातियों के उद्भव और विकास से संबंधित प्रवास कटिबंध का सिद्धांत या कटिबंध एवं संस्था सिद्धांत दिया। ग्रिफिथ टेलर को नवनियतिवाद या नवनिश्चयवाद का प्रवर्तक माना जाता है। नवनियतिवाद को वैज्ञानिकवाद, नवनिश्चयवाद, रुको और जाओवाद आदि कई नामों से भी जाना जाता है। नगरीय विकास की अवस्थाओं को ग्रिफिथ टेलर ने कुल 1935 में 7 क्रमिक अवस्थाओं में विभक्त किया था, जिसमें पहली अवस्था पूर्व शैशवावस्था की थी, दूसरी शैशवावस्था, तीसरा बाल्यावस्था, चौथा किशोरावस्था, 5वां प्रौढ़ावस्था। तो पूर्व शैशवावस्था, सड़क के किनारे कुछ मकान और दुकानें जो होते हैं, सड़कों की जाल, गृहों की संख्या अधिक हो जाती है शैशवावस्था में। बाल्यावस्था में विभिन्न कार्यात्मक क्षेत्र बनने लगते हैं। और किशोरावस्था में नगरों का बाह्य विस्तार, आवासीय विविधता होने लगती है। प्रौढ़ावस्था में नगर पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है और विभिन्न कार्यात्मक क्षेत्र भी विकसित होने लगते हैं। उत्तर प्रौढ़ावस्था में नगरीय विकास की चरम अवस्था, नगरों का ऊर्ध्ववर्ती विकास अधिक होने लगता है। और वृद्धावस्था में नगरों के पतन की अवस्था धीरे धीरे प्रारंभ हो जाती है, यानी कि वृद्धावस्था में नगर पतन की ओर चले जाते हैं। अब उसके बाद मानव प्रजातियों का वर्गीकरण इन्होंने जो किया था, कुल
7 श्रेणियों में किया था। तो टेलर ने मानव प्रजातियों का वर्गीकरण भी 7 भागों में किया और नगरीय अधिवासों का भी इन्होंने 7 अवस्था बताई। तो 1921 में कपाल, सूचकांक और बालों की बनावट के आधार पर मानव प्रजातियों को 7 श्रेणियों में विभक्त किया। जिनको मानव प्रजाति पढ़ना है, टेलर के बारे में अच्छे से पढ़ना है, वो मेरे यूट्यूब चैनल पर जाएंगे। यूट्यूब चैनल पर जाने के बाद वीडियो के प्ले लिस्ट में जाएंगे, है ना। तो पहले एक पहले होम होता है, फिर वीडियो होता है, फिर प्ले लिस्ट होता है, फिर शॉर्ट होता है। तो वीडियो के प्ले लिस्ट में जाएंगे, वहाँ पर 4 कैटेगरी है। पहली कैटेगरी आपको ह्यूमन ज्योग्राफी की मिलेगी, फिर उसके बाद MGKVP सॉल्यूशन के नाम से है, फिर TRE के नाम से है, यानी BPSC TRE के नाम से है, और एक जो है कि हिंदी भाषा या ग्रामर के नाम से। तो 4 जो है कि आपको सेक्शन मिल जाएगा वहाँ पे। तो आप ह्यूमन ज्योग्राफी में जाकर के बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। वहाँ पे बहुत अच्छे ढंग से, बेहतरीन तरीके से अच्छा कंटेंट दिया गया है, बेहतरीन कंटेंट दिया गया है, खूब अच्छे से बाकायदे पढ़ा दिया गया है। वहाँ से भी आप लोग चेकआउट करके पढ़ सकते हैं। निग्रिटो पतला सिर होता है, ठीक है। पहला है निग्रिटो, और ये विश्व की सबसे पहली जनजाति मानी जाती है, प्रजाति मानी जाती है, और विश्व की पहली प्रजाति है ये निग्रिटो, जिसका पतला सिर होता है, बाल छल्लेदार होते हैं, ऊन जैसे होते हैं, इनके जो त्वचा का रंग होता है काला होता है। फिर उसके बाद निग्रो है, तो निग्रो बहुत लंबा सिर, छल्लेदार बाल वाला। ऑस्ट्रेलाइड लंबा सिर, मध्यम घुंघराले बाल। भूमध्य सागरी मध्यम लंबा सिर, लहरदार बाल। नार्डिक मध्यम सिर, लहरदार बाल। अल्पाइन चौड़ा सिर, सीधे बाल। मंगोलिक अधिक चौड़ा सिर, सीधे बाल। जलवायु आरेख देखिए, टेलर ने ऑस्ट्रेलिया की मौसमी दशाओं को प्रदर्शित करने के लिए क्लाइमोग्राफ और हीदरग्राफ रेखाचित्र का निर्माण किया था। BA 6 सेमेस्टर के जियोग्राफिकल थॉट में ये क्वेश्चन दिया गया था। अब आगे चलते हैं हम लोग। ऑस्कर सावर ये भी अमेरिकी भूगोलवेत्ता थे। तो इनका जन्म संयुक्त राज्य अमेरिका के मिसौरी राज्य के बोस्टन नगर में 1880 ईस्वी में हुआ था। इनकी जो रचनाएं हैं, जैविक विश्व का मानव उपयोग, औजार, उच्च भूमि, पठारी भूगोल का अध्ययन, भूदृश्य की आकार की, ये इनकी इंपॉर्टेंट पुस्तक है। भूदृश्य की आकार की कब आई थी? 1925 में। सांस्कृतिक भूगोल आया था 1931 में। भूगोल का परिचय आया था 1932 में। तो ये जो पुस्तक है इनकी, सांस्कृतिक भूगोल, कल्चरल ज्योग्राफी, ये इनकी सबसे प्रसिद्ध पुस्तक मानी जाती है, जो 1931 में आई हुई थी। ऐतिहासिक भूगोल की भूमिका। अब द मॉर्फोलॉजी ऑफ लैंडस्केप, भूदृश्य की आकारकी में इनकी पुस्तक 1925 में आई थी, जो भूदृश्य की संकल्पना का विवेचन किया था इसमें इन्होंने। और लैंडस्केप जर्मन भाषा के पर्याय के रूप में लैंडस्केप शब्द का प्रयोग किया। तो द मॉर्फोलॉजी ऑफ लैंडस्केप, भूदृश्य की आकारकी नामक पुस्तक में भूदृश्य की संकल्पना का विवेचना किया। और लैंडस्केप एक जर्मन भाषा था, जो इन्होंने लैंडस्केप जर्मन भाषा के पर्याय के रूप में इन्होंने लैंडस्केप शब्द का प्रयोग किया। सावर ने सर्वप्रथम लैंडस्केप शब्द का प्रयोग किया था। देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि पूछा जाता है कि किसने लैंडस्केप शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था, तो सावर ने किया था। इन्होंने भूदृश्य को 2 भागों में बताया, एक प्राकृतिक और एक सांस्कृतिक, जो मानवों के द्वारा बनते हैं, जैसे अधिवास हो गया, घर हो गया, उसी को कहेंगे अधिवास को ही घर कहेंगे, सड़क हो गया, फैक्ट्री हो गया, या अन्य चीज़ें जो हो गया, ये सभी सांस्कृतिक भूदृश्य है। जबकि पर्वत, पठार, मैदान, नदी, झील, ये सभी प्राकृतिक भूदृश्य हैं। कार्ल सावर मुख्यतः संभववादी विचारक थे। तो कार्ल सावर सांस्कृतिक भूदृश्य के जनक भी माने जाते हैं। किसके? सांस्कृतिक भूदृश्य के जनक कौन? तो कार्ल सावर। तो सांस्कृतिक आ गया तो जाहिर सी बात है कि ये जब भी बात करेंगे तो ये संभववाद की भी बात करेंगे। कार्ल सावर मुख्यतः संभववादी थे। सांस्कृतिक उद्गम स्थल शब्दावली का सर्वप्रथम प्रयोग कार्ल सावर ने ही किया था। अब रिचर्ड हार्टसॉन आते हैं। तो 1899 में यूएसए के पश्चिमी पेंसिल्वेनिया के किट्टोनिंग नगर में इनका जन्म हुआ था। 1960 में अमेरिकी भौगोलिक संघ ने डेली स्वर्ण पदक इनको दिया था। इनकी रचनाएं हैं भूगोल की प्रकृति, नेचर ऑफ जियोग्राफी, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। बार बार पूछा जाता है कि नेचर ऑफ जियोग्राफी किसकी है, तो ये पुस्तक किसकी है? हार्टसॉन की पुस्तक है। पर्सपेक्टिव ऑन द नेचर ऑफ जियोग्राफी, ये 1959 में आया था। ये भी हार्टसॉन की पुस्तक है, भूगोल की प्रकृति पर संदर्भ। अब उसके बाद क्षेत्रीय विभेदीकरण की संकल्पना। तो क्षेत्रीय विभेदीकरण की संकल्पना यानी कि एरियल डिफरेंशियल का प्रतिपादन अपनी पुस्तक नेचर ऑफ जियोग्राफी में इन्होंने किया। ये भी एक संभववादी थे और संभववाद के समर्थक थे। अब इसके बाद है आधुनिक भारत की बात करते हैं।
तो चलिए थोड़ा सा भारत के बारे में जान लेते हैं कि भारत में स्नातक स्तरीय कक्षा में भूगोल शिक्षण का आरंभ 20वीं शताब्दी के तीसरे दशक में, यानी कि कह सकते हैं 20वीं शताब्दी का मतलब 1900 हो गया और तीसरा दशक मतलब 1930 हो गया। तो तीसरे दशक में हुआ था 1930 में, और 1920 में तीसरा दशक की बात करें तो 1920 से 1930 तक आएगा। तो 1920 में सर्वप्रथम लाहौर स्थित पंजाब, लाहौर कहाँ था उस समय लाहौर पाकिस्तान में था। तो लाहौर स्थित पंजाब विश्वविद्यालय के एक महाविद्यालय में स्नातक स्तरीय कक्षा में भूगोल का प्रारंभ किया गया। इसके पश्चात 1927 में पटना में हुआ था और 1928 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हुआ था। फिर देखा जाए तो चौथे और पाँचवें दशक में आगरा, इलाहाबाद, कलकत्ता, मैसूर, हैदराबाद, वाराणसी, रांची, उदयपुर, जोधपुर, गुवाहाटी और मद्रास में हुआ। भारतीय विश्वविद्यालयों में स्नातकोत्तर भूगोल विभाग की स्थापना का आरंभ 1935 के पश्चात हुआ। अभी इसके पहले जो आप लोगों ने ये सब पढ़ा तो ये स्नातक स्तर पे था, यानी कि BA तक ही रहा है। जब MA-MSc हुआ तो ये 1935 के पश्चात हुआ। तो भारतीय यही बात कहा जा रहा है कि भारतीय विश्वविद्यालयों में स्नातकोत्तर भूगोल विभाग की स्थापना का आरंभ 1935 के पश्चात हुआ। सर्वप्रथम 1936 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में 1936 में भूगोल विषय से स्नातकोत्तर विभाग की स्थापना हुई और इसके जो संस्थापक रहे हैं वो डॉक्टर इबादुर रहमान रहे हैं। फिर 1941 में आइए तो कलकत्ता में हुआ। इसके जो संस्थापक रहे हैं डॉक्टर SP चटर्जी या शिव प्रसाद चटर्जी रहे हैं। फिर 1946 में देखिए BHU यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में स्नातकोत्तर स्तर पर भूगोल का शिक्षण दीक्षण कार्य प्रारंभ हुआ 1946 में BHU में, और 1946 में ही इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में दोनों एक साथ जो है कि स्नातकोत्तर स्तर पर भूगोल विषय से संबंधित जो है कि शिक्षण का कार्य आरंभ हुआ। और देखा जाए तो BHU में जो इसके संस्थापक रहे हैं छिब्बर रहे हैं, लेकिन बात किया जाए तो BHU में स्नातकोत्तर स्तर पर भूगोल विषय को विकसित करने का श्रेय RL सिंह को जाता है, अर्थात रामलोचन सिंह को जाता है। आप कभी BHU के ज्योग्राफी डिपार्टमेंट में जाइएगा तो एक RL सिंह नाम से बहुत बड़ा हॉल बना हुआ है, उसमें सेमिनार सब अटेंड किए जाते हैं। तो RL सिंह हॉल उन्हीं के नाम पर बना है, जिसे आप रामलोचन सिंह के नाम से जानते हैं। अब इसके बाद 1946 में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जो है कि स्नातकोत्तर स्तर पर जो है कि शिक्षण का कार्य प्रारंभ हुआ और यहाँ पर RN दुबे यानी कि रामनाथ दुबे इसके जो है कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट रहे हैं। 1948 में यानी पहले हेड ऑफ डिपार्टमेंट RN दुबे थे, यानी कि रामनाथ दुबे थे। 1948 में मद्रास में हुआ था, जिसके डॉक्टर जॉर्ज कुरियन थे। मद्रास में डॉक्टर जॉर्ज कुरियन इसके संस्थापक और हेड ऑफ डिपार्टमेंट के रूप में थे। और कुरियन को तो आप लोग जानते ही होंगे, इनका अर्थशास्त्र में भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। 1949 में पटना डॉक्टर SSC चटर्जी, ठीक है, डॉक्टर SSC चटर्जी 1949 में, और उसी 1949 में ही मध्य प्रदेश में एक सागर है तो सागर विश्वविद्यालय में भूगोल से स्नातकोत्तर स्तर पर जो है कि शिक्षण का कार्य प्रारंभ हुआ और इसके संस्थापक और हेड ऑफ डिपार्टमेंट डॉक्टर SA अली थे। डॉक्टर SA अली थे। कौन थे? डॉक्टर SA अली थे। अब इसमें सागर विश्वविद्यालय केंद्रीय विश्वविद्यालय है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी भी जो है कि ये भी केंद्रीय विश्वविद्यालय है। BHU भी केंद्रीय है और इलाहाबाद भी केंद्रीय है। मेरे जानकारी में अभी तक यही है। अब मद्रास पटना है कि नहीं है इसके बारे में मैं नहीं जानता हूँ, आप लोग इंटरनेट का प्रयोग करके देख सकते हैं। तो ये देखिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश में है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश में है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश में है। तो उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो कुल 6 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। बनारस में 2 हैं, बनारस में ही 2 मिल जाएंगे। बनारस मतलब वाराणसी हो गया, यदि न बात समझ आए जिनको तो वाराणसी को बनारस भी कहते हैं। और यहाँ के जो जानते होंगे सब लोग कि 2-3 बार से जो कि सांसद बन रहे हैं जो कि आपके हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी। तो भारत में स्नातकोत्तर भूगोल विभाग की स्थापना और उसके संस्थापक विश्वविद्यालय और वर्ष तो देखा जाए तो संस्थापक और यहाँ पे AMU यानी कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में डॉक्टर इबादुर रहमान थे। 1936 वर्ष में इसकी स्थापना हुई और इसके संस्थापक रहे डॉक्टर इबादुर रहमान। और कलकत्ता विश्वविद्यालय में डॉक्टर शिव प्रसाद चटर्जी 1941, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में RN दुबे 1946, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हरबंश लाल छिब्बर जिसको HL छिब्बर कहते हैं तो हरबंश लाल छिब्बर थे 1946 में हुआ था यहाँ पर भी स्थापना। मद्रास विश्वविद्यालय में जॉर्ज कुरियन 1948, पटना विश्वविद्यालय डॉक्टर SC चटर्जी 1949। भारत में भौगोलिक विकास के चरण प्रथम चरण 1920 से 1956 तक था, द्वितीय चरण 1955 से 1975 तक, तृतीय चरण 1975 से अब तक चल रहा है।
अब भारत में भूगोल के संस्थापक विद्वानों में प्रोफेसर एसपी चटर्जी का नाम सबसे पहले आता है। तो भारत में भूगोल के संस्थापक विद्वानों में प्रोफेसर एसपी चटर्जी का नाम उल्लेखनीय है और सबसे पहले भी आता है। तत्पश्चात एचएल छिब्बर का आता है जो बीएचयू के संस्थापक थे स्नातकोत्तर स्तर पर, और एससी चटर्जी ये पटना यूनिवर्सिटी, रामनाथ दुबे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, जॉर्ज कुरियन मद्रास यूनिवर्सिटी, इबादुर रहमान खान अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी आदि के नाम विशेष उल्लेखनीय रहे हैं। शिव प्रसाद चटर्जी के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। चटर्जी एक भौमिकी के स्टूडेंट रहे हैं। भौमिकी मतलब जियोलॉजी कह सकते हैं आप। 1926 में बीएचयू से भूगर्भ शास्त्र में एमएससी किए। तत्पश्चात फ्रांस चले गए। वहाँ पर डी मार्तोन के निर्देशन में अपना शोध पूरा किया और डी लिट की उपाधि प्राप्त की। इनका शोध मेघालय के पठार पर रहा है। इनका जो सर्वाधिक शोध रहा है वो मेघालय के पठार पर रहा है, शिव प्रसाद चटर्जी का। मेघालय का प्रादेशिक भूगोल नामक उत्कृष्ट पुस्तक भी इन्होंने लिखा। प्रोफेसर चटर्जी के शिष्यों में आर एल सिंह जो रामलोचन सिंह थे, जो फिर आगे चल कर के बीएचयू के भूगोल स्नातकोत्तर स्तर पर भूगोल विषय का विकसित करने का श्रेय रामलोचन सिंह को जाता है। तो इनके शिष्यों में रामलोचन सिंह थे और एक थे प्रोफेसर प्रकाश राव। अब इसके बाद चलते हैं नेशनल एटलस ऑर्गेनाइजेशन 1956 कलकत्ता में चटर्जी के नेतृत्व में ही स्थापित किया गया था। 1968 में दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय भूगोल कांग्रेस की स्थापना हुई, अधिवेशन हुआ जिसकी अध्यक्षता एसपी चटर्जी ने किया। अब आते हैं हरिवंश लाल छिब्बर के बारे में जानते हैं। ये एक भूआकृति विज्ञानी थे। लंदन से इन्होंने डीएससी की उपाधि प्राप्त की और 1946 में बीएचयू के भूगोल विभाग के संस्थापक और अध्यक्ष नियुक्त किए गए। रामनाथ दुबे के बारे में जानते हैं। 1925 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय जो एचडी कॉलेज कानपुर, ठीक है, तो 1925 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के संस्थापक के रूप में और उसके अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए। ये एचडी कॉलेज कानपुर से बीकॉम की प्रथम श्रेणी के साथ परीक्षा उत्तीर्ण किए थे। 1931 में दुबे उच्च शिक्षा के लिए पेरिस चले गए और वहाँ पर डी मार्तोन तथा डिमांजिया के निर्देशन में अपना शोध प्रबंध प्रस्तुत किया। 1933 में डी लिट की इन्होंने उपाधि भी प्राप्त की। इकोनॉमिक एंड कमर्शियल ज्योग्राफी इनकी एक सबसे लोकप्रिय और सुप्रसिद्ध पुस्तक रही है। इकोनॉमिक एंड कमर्शियल ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंग्लैंड, फिजिकल बेसिक्स ऑफ ज्योग्राफी आदि इनकी रचनाएं रही हैं। जॉर्ज कुरियन के बारे में देखते हैं। तो शिक्षा इनकी जो हुई थी वो लंदन विश्वविद्यालय से हुई थी और वहीं से इन्होंने पीएचडी भी किया और मद्रास विश्वविद्यालय में 1948 में ये भूगोल के संस्थापक और अध्यक्ष के लिए चुने गए। और फिर उसके बाद हम बात करते हैं इबादुर रहमान की। तो उच्च शिक्षा इनका लंदन से हुआ और लंदन से इन्होंने पीएचडी भी किया। भारत में स्नातकोत्तर भूगोल के प्रथम संस्थापक के रूप में ये जाने भी जाते हैं। और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में 1936 में ये कह सकते हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में सर्वप्रथम भूगोल से स्नातकोत्तर स्तर पर जो कि शिक्षा का कार्य इनके दिशा निर्देशन में ही आरंभ किया गया और ये वहाँ के कह सकते हैं कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी नियुक्त हुए। तो ये अच्छा और भी है, देखते हैं सैयद मोहम्मद ताहिर, ओहो कहाँ गया, एक मिनट, हाँ, सैयद मोहम्मद ताहिर रिजवी। अप्लाइड ज्योग्राफी में इनकी विशेष रुचि थी। आईआर खान के बाद 1949 से 1900 आईआर खान का मतलब इबादुर रहमान खान के बाद ये रहा। इबादुर रहमान खान के बाद 1949 से 1962 तक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में ज्योग्राफी के हेड ऑफ डिपार्टमेंट रहे। इनके कई शिष्य आगे चलकर भूगोल के विभाग का परचम लहराए, जिसमें प्रोफेसर परमेश्वर दयाल पटना, प्रोफेसर मोहम्मद शफ़ी अलीगढ़, फिर उसके बाद प्रोफेसर डडले स्टाम के नेतृत्व में पीएचडी किए थे। तो जो प्रोफेसर मोहम्मद शफ़ी थे, ये प्रोफेसर डडले स्टाम जो ब्रिटिश भूगोलवेत्ता थे और इन्हें भूमि उपयोग का जन्मदाता भी माना जाता है। किससे? डडले स्टाम को। तो डडले स्टाम के नेतृत्व में इन्होंने पीएचडी किया और लैंड यूटिलाइजेशन एंड इन ईस्ट यूपी नामक इन्होंने एक शोध ग्रंथ भी प्रकाशित किया। फिर उसके बाद प्रोफेसर आरपी सिंह आते हैं जो मगध में थे, प्रोफेसर इनायत अहमद रांची में, प्रोफेसर मुनीज रजा दिल्ली में और माजिद हुसैन जिसकी पुस्तक का ये नोट्स बना हुआ है वहीं। तो प्रोफेसर माजिद हुसैन जो जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी दिल्ली में है, वो वहाँ के ये जो है कि ये प्रोफेसर थे। तो ये भी जो है कि किसके शिष्य थे? ये भी शिष्य इन्हीं के रहे हैं, सर सैयद मोहम्मद ताहिर के। ठीक है, अब उसके बाद भौगोलिक शोध एवं पत्रिकाएँ हैं, देख लेते हैं। नेशनल एटलस ऑर्गेनाइजेशन कलकत्ता जियोग्राफिकल सोसाइटी। तो नेशनल एटलस ऑर्गेनाइजेशन ये जो शोध पत्रिका प्रकाशित हुई थी
यह कलकत्ता से हुआ था। इसके संस्थापक एसपी चटर्जी थे। कब हुआ था? तो सन 1956 में हुआ। फिर उसके बाद है कलकत्ता जियोग्राफिकल सोसाइटी, कलकत्ता में हुआ था। इसके भी संस्थापक जो है कि यहाँ पर कलकत्ता जियोग्राफिकल सोसाइटी, इस शोध एवं पत्रिका का प्रकाशन कलकत्ता में हुआ था, सन 1936 में हुआ था। कलकत्ता जियोग्राफिकल रिव्यू, ये भी कलकत्ता में हुआ था, डीएन वाडिया के द्वारा हुआ था 1936 में। जियोग्राफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया, कलकत्ता का नाम परिवर्तित किया गया इसमें, और 1951 में ये हुआ था। भारत एक प्रादेशिक भूगोल, आर.एन. सिंह के द्वारा, ये भी एक जो है कि शोध पत्रिका था, भारत एक प्रादेशिक भूगोल, आर.एन. सिंह यानी कि रामनाथ सिंह के द्वारा, ये 1971 में हुआ था। नेशनल जियोग्राफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया, ये छिब्बर के द्वारा हुआ था। और नेशनल जियोग्राफिकल जर्नल ऑफ इंडिया, ये आर.एल. सिंह के द्वारा। नेशनल जियोग्राफी, ये छमाही का, ये नेशनल जियोग्राफर, ये छमाही वाला पत्रिका था। ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय के द्वारा जो है कि प्रकाशित हुआ था, आर.एन. दुबे के नेतृत्व में। अब भौगोलिक परिभाषिक शब्दकोश एच.डी. मौर्य के द्वारा हुआ था। तो हम लोगों ने एक तरीके से एक कम समय में पूरे भौगोलिक विचारधाराओं को हम लोगों ने एक शार्ट रूप में पढ़ लिया, और इनसे संबंधित बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न बनते हैं, चाहे वो टीजीटी का हो, चाहे पीजीटी का हो, चाहे नेट का हो, चाहे जेआरएफ का हो, चाहे हायर में असिस्टेंट प्रोफेसर का हो, या अन्य जो है कि राज्यों की शिक्षक भर्ती के टीजीटी, पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर की दृष्टि से बहुत बार भौगोलिक विचारधाराओं से सवाल बनते हैं। तो इन विचारधाराओं को हम लोगों ने 2 वीडियो में पूरा कवर कर लिया। आप लोग इस वीडियो को 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार देखिए, एक छोटा सा शॉर्ट नोट्स बनाइए। आप लोगों को भारत में भूगोल के विकास का जो है कि सही से यहाँ पर ज्ञान मिल गया होगा। तो आज के वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। और जो लोग देखिए चैनल पर पहली बार आए हैं, वो लोग प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि इससे जुड़ी हुई जो भी वीडियो है वो आपको आसानी से प्राप्त हो सके। क्योंकि इस समय यूट्यूब बहुत कह सकते हैं कि बहुत अधिक संख्या में है यूट्यूबर, और उसमें हम कहीं ना कहीं खो जाएंगे, इसलिए हम न खोने पाए। इसलिए आप लोग क्या करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू।